आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ये कहते हैं, वह व्यक्ति जो योग निष्ठ होकर अपने आहार विचार वाणी व्यवहार के साथ अपने कर्म में बस योग निष्ठ यानी संतुलन बनाकर चलता है, वह व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अब एक आम व्यक्ति के लिए ही ये संतुलन बनाना इतना कठिन है। एक आम व्यक्ति ही अपने जीवन में आहार विचार वाणी और व्यवहार का संतुलन नहीं बना पाता। तो जरा एक अंदाजा आप लगाएं कि जितनी आसानी से मैंने ये बात बोल दी है, क्या वाकई में कोई व्यक्ति अगर उच्च पद पर आसीन हो और वो भी राजनीति में हो, वो भी एक प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहा हो, लेकिन इसके बावजूद अपने वाणी व्यवहार और योग अनुशासन का पालन कर रहा हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। लेकिन आज मैं एक मेहमान के साथ आपको मिलाने जा रही हूँ, अपने कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित करने जा रही हूँ, जिन्होंने वाकई में अपने जीवन में वो संतुलन बनाया है। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आइए सीधा मैं आपको उन्हीं के पास लिए चलती हूँ। मेरे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मोहन जी। बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपका भी मध्य प्रदेश की धरती और भोपाल राजधानी में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आइए मोहन जी, हमने बस सुना था कि लोग अपने काम के साथ योग के साथ, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन योग के साथ साथ अपने प्रदेश की जिम्मेदारी को निभाना, अपनी भूमिका का निर्वहन करना और फिर भी योग को ना छोड़ना, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? जैसा आपने नाम बताया, यशस्वी प्रधानमंत्री इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। और हमारे यहाँ तो शाखा जाते के समय से ही, मैं बाल्यकाल से ही योग के बारे में मुझे जागृति आई और जब अपनाया तो फिर आज तक छोड़ा नहीं। मतलब क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? 7-8 साल, 10 साल। यानी 7-8 साल की उम्र से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक जी, एक योग है जिसने आपको नहीं छोड़ा और आपने योग को नहीं छोड़ा। हाँ, ये संयोग है। और ये संयोग है। देखिए, 2 मैच हमारे दर्शकों के लिए हमने इसलिए बिछा दिए हैं क्योंकि आपने बाल्यकाल से अब तक योग का साथ नहीं छोड़ा और मुझे रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग ये कार्यक्रम करते हुए, कोरोना के समय हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और अब 5 वर्ष की ये यात्रा हम पूरी कर रहे हैं। 2025 में हम हैं, तो आपका अनुभव मुझसे ज्यादा है। नहीं, बहनों का अनुभव और बहनों की सीखने की उम्र भी आपकी अच्छी है और निश्चित रूप से आपने बहुत जल्दी अपनाया, ये अच्छी बात है। और तो आज आप मेरे शिक्षक की भूमिका में आइए। देखिए, हम बैठ चुके हैं, विराज चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर ही ये पूरी वार्ता है। योग आपके लिए क्या है? नहीं, योग का एक तरह से मेरे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। मैं प्रतिदिन कोशिश करता हूँ मैं जहाँ भी रहूँ योग का कुछ समय निकालूँ और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक भगवान की दया से इसके करने से ना आँखों पे चश्मा, ना बीपी, ना शुगर, ना दूसरी कोई बीमारी है, बगैर दिक्कत। आजकल बीपी शुगर ये सब तो 30-35 की उम्र की बीमारियां हो गई हैं। तो अभी आपके सामने तो मेरे सामने मतलब 60 साल के युवा बैठे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन योग जब आपने करना शुरू किया था, वो एक बचपन की आयु थी। बहुत सारे योगासन करना तो बड़ा आसान होता होगा, खेल खेल में योग हो जाता होगा, लेकिन जब उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी और जब पॉलिटिक्स में आ गए थे आप, और मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ, बाकी कहानी पीछे मैं लेकर जाऊंगी, तो कभी ऐसा लगा कि योग के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि आजकल तो कोई कॉमनर भी ये कहने लगता है कि मेरे पास समय नहीं है। देखिए, अगर करना चाहे तो सारी चीज़ों को निश्चित रूप से किया जा सकता है। मैं तो मान के चलता हूँ कि चलते चुनाव में भी मैं थोड़ा समय निकालता था। तो एकदम कैसे? ऐसा है कि समय के एडजस्टमेंट में हम अगर इसका समय भी नियत कर लें तो
तो हो जाता है बहुत आराम से, कोई कठिन बात नहीं। हमारे सबसे बड़े उदाहरण है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आप बताइए उनके कब व्यस्तता नहीं रहती है, लेकिन वो नियमित रूप से इन सारी बातों के लिए समय निकालते कि नहीं निकालते। तो केवल समय का प्रबंधन इस सारी बातों का उत्तर है। जैसे हम सोने के लिए समय निकालते हैं, खाने के लिए समय निकालते हैं, ऐसे उसका अनिवार्य भाग बना लीजिए, निश्चित रूप से समय निकलता है, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो जब आपके नाम का बतौर मुख्यमंत्री चुनाव हुआ था तो क्या क्राइटेरिया में ये भी देखा गया था कि योग करते हैं या नहीं करते हैं, सेहत का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं? संघ से जुड़े होना तो एक अनिवार्यता ऐसा लग रहा है हो ही गई है। देखिए ये तो मैं नहीं जानता, मैं तो था नहीं उस समय वहाँ, लेकिन मुझे मालूम है कि जहाँ भी मैंने काम किया है, जिस भी जगह काम किया है, हर जगह अपने आप को दक्षता से काम करने की आदत डाली और मुझे एहसास होता है कि दक्षता में योग का ही बड़ा रोल है। तो जब हम इतनी चर्चा कर ही रहे हैं तो आज एक काम करें, क्योंकि आपका अनुभव मुझसे ज्यादा है योग में। मैं तो बीते 4-5 सालों से कर रही हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप बचपन से करते आ रहे हैं, तो आज आप शिक्षक की भूमिका में आ जाए, आप बताएं, मैं फिर आपको फॉलो करती हूँ। आप वैसे कौन कौन से आसन कर लेते हैं, जैसे थोड़ा सा आपको जो रुचि का हो? मैं एकदम से एक आज तो नहीं सिखाने पाऊंगा। मंडूकासन है, योग मुद्रासन है, वक्रासन है, गोमुख आसन है। हाँ, एक शीर्षासन करने में मैं थोड़ा सा हिचकती हूँ। यहीं से शुरू कर लो, शीर्षासन कर ले, कागासन कर ले, मैं कागासन करके बताता हूँ। ठीक है, कभी आता है तो आप देख लिए, अच्छे से हो जाता है। तो पहले आप शीर्षासन करवाइए मुझसे, फिर कागा। हाँ ठीक है, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आज हमारे दर्शक भी देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो केवल राजनेताओं का शीर्षासन नहीं कराते हैं, खुद भी करते हैं और एंकर से भी करवाते हैं। ठीक है, तो हाथों का बैलेंस होना चाहिए। हाथों का बैलेंस, सिर को इसका सहारा दिलाइए, सिर को सहारा। और आप अपनी तरफ से थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा बहुत अच्छा। आप करिए साथ साथ। नहीं मैं करता हूँ, मैं आप सोचना गिर नहीं जाएंगे तो मैं आपको संभालने के लिए। वाह बहुत अच्छा हो गया है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। मैं मेरी तरफ से चलो, बहुत अच्छा। थोड़ा और अभी पैर और सीधे करिए। चलिए एक प्रयास और। अब मेरे को देखिए, एकदम स्ट्रेट आइए। हाँ। ऐसे। अरे वाह, तो आप कितनी देर रुक जाते हैं शीर्षासन में? आप कितनी देर चाहिए आपको? चलिए आज देख ही लेते हैं। जी। अब कुछ बेहतर हुआ भाई, कैमरा ही पकड़ेगा अब तो। जी जी। मैं आपको थोड़ी सी इसकी पोजीशन ठीक कराऊं क्या? पोजीशन ठीक कराएंगे, ठीक है। चलिए, जब आप शिक्षक की भूमिका में आ ही गए हैं। जी हाँ, आप लाइए पैर दोनों, बस इसको थोड़ा सा, बहुत अच्छा। पर मैं गिरने वाली हूँ। नहीं गिरेंगे, बिल्कुल आप आराम से करेंगे, ये ऐसा आदत करिए, बहुत अच्छा है। बाकी तो ठीक है, इसको थोड़ा सा बाद में अपन दोनों फेर में आपको दिखाऊंगा। इसकी अगली स्टेप भी देखिए, आप बहुत आराम से कर रहे हैं, बहुत आराम से कर रहे हैं। आइए। चलिए, मैं इसकी नेक्स्ट स्टेप, तो हो गई यार पहली क्लास। मैं इसकी स्टेप अगली बताऊं? बताइए बताइए। ये स्ट्रेट है जी, क्या बात है। और ये केवल नियमित अभ्यास से ही हो सकता है। बहुत शानदार। क्या बात है। आप पद्मासन भी कर लेते हैं इसमें? आपके सामने। जितना हो गया आगे। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा ये बताइए, तो जब आप योग सीख रहे थे तो कभी मास्टर जी से डांट, कभी झाड़, कभी कुछ ऐसा होता था? नहीं, ऐसे तो योग के शिक्षक हमेशा स्नेह से सिखाते हैं, लेकिन मैं एक तरह से कुश्ती अखाड़े इस सब में गया हूँ, तो गुरुओं की आज्ञा का पालन करना मुझे अच्छे से आता है।
आमतौर पर मैं सबका प्रिय रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, कोई बचपन का किस्सा ऐसा सुनाइए ना, योग से जुड़ा हुआ, या कभी कोई एक ऐसा आसन हो जिसे करने में बड़ी परेशानी आ रही थी क्योंकि ट्रिक पकड़ में नहीं आ रही थी। देखो, इसमें सबसे कठिन आसन है हमारा मयूरासन। मयूरासन। मयूर में खास बात यह है कि मयूरासन में मयूर मोर का जो आसन है जी, मोटे तौर पर मोर के भोजन में सर्प भी होते हैं, सांप खाता है, बिल्कुल होते हैं, और सांप है, बिच्छू है, वो बहुत आराम से खाता है। लेकिन खाने के बाद उसकी जो शारीरिक बनावट है, वो शारीरिक बनावट उसको भगवान ने अपनी जठराग्नि के ऊपर उसका सारा वजन आता है, तो वहाँ से मोर का वजन पूरा दोनों पैर पे आने से वो जहर भी पचाने की ताकत आ जाती है। तो ये केवल जठराग्नि से, अपनी ताकत से, अपनी पाचन क्षमता बढ़ाते बढ़ाते हमारे से कुछ ऊंचा नीचा खाने में आ जाए, वो सब बहुत आराम से बैलेंस हो जाता है। तो आप करें। तो इसके आसन में खास बात ये है, जैसे इसकी बैठक जो है ये मोर के समान, हमारे ये अंदर की हाथ अंदर रखना पड़ेंगे और ये ऐसे वजन लिया, दोनों कोहनी अंदर जी, पेट की तरफ, और बिल्कुल तुला की तरह। क्या बात है, ये हमारा बैलेंस, ये मोर हो गया जी जी। और मयूरी, मयूरी का चूंकि पीछे के पंख उसके कम होते हैं, मोर के ज्यादा फैले हुए होते हैं, तो मोर का थोड़ा सा बैलेंस अलग टाइप का, तो मयूरी का इसके उल्टा। अच्छा, ये पद्मासन में आकर अद्भुत, शानदार। ये हमारे साथ क्या है, हमारी रचना में खासकर नाड़ियों की जो रचना बनी है जी, ये नाड़ियों की रचना से हमारा सारा मूवमेंट काम करता है। नस नाड़ियों से शरीर चलता है और नस नाड़ियों की अवस्था में कोई अवरोध नहीं आना चाहिए। बीमारी भी वहीं से आएगी, शरीर की विकृति भी वहीं से आएगी। इससे लाने के बचाने के लिए पहले सूक्ष्म व्यायाम आप करिए, फिर योग में धीरे धीरे जाइए। और योग की दृष्टि से हमारे, अच्छा, वो कहने के लिए सूक्ष्म व्यायाम है और सुन के ऐसा लगता है कि जैसे छोटा मोटा काम कर रहा है, के लिए छोटा मोटा काम छोटा नहीं, वो बेस है, वो बेस है। जैसे आप, जैसे हाथों में भी ये जो इस तरीके की ये है ना, जैसे मैं बताता हूँ आपको। अब ये अपनी एक एक चीज चलाइए। अब आपका अंगूठा नहीं बैठ रहा है, नीचे बैठाओ इसको, देखो आप, ये बैठ रहा है, ये ऐसे ऐसे इस तरीके से, ऐसे नहीं, ये यहाँ से। अच्छा, यहाँ से ये देखो, बिठाओ इसको पीछे। ये तो बहुत ट्रिकी है। ये चलेगा ऐसे, एक एक मूवमेंट, ये हमारा हर मूवमेंट आप चैलेंज देते थे क्या क्लास में? अभी जब मैं मुख्यमंत्री आवास की तरफ आ रही थी तो बाहर गीता का इतना अच्छा श्लोक लिखा हुआ था, जिसकी अंतिम पंक्ति ये थी, सुमत्वम योग उच्यते। समत्व बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। अक्सर स्वामी रामदेव जी के साथ भी जब चर्चा होती है तो वो समत्व शब्द का बहुत उपयोग करते हैं। राजनीति में आना और फिर उस समत्व भाव के साथ फिर काम करना, ये इम्पॉसिबल नहीं लगता है? नहीं, ये बहुत सामान्य बात है। कैसे सामान्य है? आप बताइए, मैं अगर सेना में जा रहा हूँ और हथियार की मार से मैं अगर प्रेम नहीं करूँगा तो फिर मैं काहे के लिए सेना में गया? लेकिन सेना के समय की गई हत्या और सामान्य समय किया गया अपराध, दोनों में अंतर तो होना चाहिए ना। मैं अपने देश, समाज और अपने राष्ट्र के लोगों की रक्षा के लिए बॉर्डर पे लड़ रहा हूँ और किसी की अपनी गोली से शिकार बना रहा हूँ, तो ये गर्व की बात है, वीरता की बात है। लेकिन निरपराध व्यक्ति के साथ, वही अपने लोगों के साथ अगर ये करता हूँ तो मेरे से बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता है। ऐसे अगर राजनीति करते हैं तो राजनीति के माध्यम से हम सेवा का काम करने के लिए, हमारे यहाँ तो ये लंबी परंपरा, ये सारे धर्म युद्ध क्यों होते हैं और उससे आगे बढ़ जाओ। हमारे यहाँ तो धर्म आधारित राजनीति के लिए समाज सदैव प्रेरणा देता रहा है और इसलिए अश्वमेध यज्ञ की बात आती है। हमारे परशुराम जी ने 13 बार अगर पृथ्वी से सारे अधर्मियों का नाश किया तो उनने केवल अधर्मियों का नाश किया है। धर्माचरण करने वालों को उससे कहा कि कोई बात नहीं, आप राजनीति करते रहिए, लेकिन जो अधर्म का पालन करेगा उसको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। नहीं, जो आप बात कह रहे हैं उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बात कही,
और उन्होंने कहा, मैं उनको कोट करती हूँ, उन्होंने कहा मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन खून गर्म है। बिल्कुल सही बात है, वो उसमें कोई हमने देखा ही है। मोदी जी ने एक बार नहीं 3-3 बार एक परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के साथ जो देश के स्वाभिमान के मामले में निर्णय लिया है कि अगर आतंकवादी आ रहे हैं और किसी और देश से आ रहे हैं और हम उनको इस बात के लिए छोड़ दें कि वो किसी और देश में है, तो ये नहीं हो सकता है। किसी भी स्वाभिमान शून्य व्यक्ति ही इसको बर्दाश्त करेगा। लेकिन अगर खून इतना गर्म है, विपक्षी दलों का साथ भी था, आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी खुल के कहते हैं ना, फिर नरेंद्र सरेंडर क्यों? इनने कब ऐसा नहीं बोला, इनकी तो बुद्धि जैसी है। ये भूल गए कि 62 के टाइम पे मांगते ना, उनके परनाना जी के समय से जब चाइना हमारी भूमि हड़प पे बैठा है, ये कहाँ चले गए थे उस समय। ये मूल बात इतनी है, नेता प्रतिपक्ष अगर अपनी भूमिका को सही से समझ जाए, वो भूल गए कि इसी नेता प्रतिपक्षी भूमिका में 50 साल तक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भूमिका अदा की, जिन्होंने देश के ऐसे मौके पर राजनीति कैसे करना चाहिए इसके उदाहरण भी दिए। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तीसरी बार में कांग्रेस को समझ में आई थी जब पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सेना को छूट दी गई थी, लेकिन उनने भी उसको अवसर परिस्थिति में ले लिया। दोबारा नरेंद्र सरेंडर की बात करते करते इसी मध्य प्रदेश की धरती पर आकर के उन्होंने अपने राजनीति 20 साल से मध्य प्रदेश की धरती से कांग्रेस बाहर है, तो वो राजनीतिक जड़ जमाने आए थे। ये जड़ के जुमले हैं, लेकिन जड़ के जुमले ये संस्कार से आते हैं, ये स्वार्थ से नहीं आते हैं। इसलिए संस्कार होना चाहिए। संस्कार में हमने उनको उसी दिन कहा था जब उनकी दादी के सामने पुष्पांजलि करने जा रहे थे, तो वो ऐसे फूल फेंक रहे जैसे पत्थर फेंक रहे हैं और जूते सहित फेंक रहे थे। इनकी दिक्कत ये है कि ये गमले के पौधे हैं, गमले के पौधे हैं, ये जंगल के वृक्ष नहीं बन सकते। नहीं, लेकिन विपक्ष की आलोचना अक्सर बीजेपी को लेकर ये रहती है, चाहे आपकी सरकार हो या बीजेपी की किसी भी राज्य में सरकार हो या फिर केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो, वो ये कहते हैं कि योग तो सनातन काल से अगर चला आ रहा है तो इसका क्रेडिट लेने का काम सरकार क्यों करती है? सरकार इसलिए करती है कि 21 जून आज से 2014-15 को याद करो, जो पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ तक ले गए माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके पहले तो 55-70 साल तक सरकार कांग्रेस की रही है। नेहरू जी भी तो शीर्षासन किया करते थे। नेहरू जी शीर्षासन करते थे, कभी दम के सामने उनको हम याद कर नेहरू जी को, जिनने कहा था कि मुझे बड़ा अपने आप में ग्लानि होती कि मैं हिंदू, इससे बड़ा क्या कोई बात बोलेगा। वो स्वामी विवेकानंद को भूल जाते हैं, वो स्वामी दयानंद को भूल जाते हैं, वो हमारी लंबी गुरु परंपरा को भूल जाते हैं। ये जो भाव हिंदू के प्रति जो उनका था, अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, हम तो जो यहाँ है नहीं उनके बारे में क्या निंदा करना, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जब सोमनाथ का मंदिर पहला 12 ज्योतिर्लिंग में से मंदिर श्लोक में आता, सोमनाथ से चालू होता है जो श्लोक, उस सोमनाथ के मंदिर के ध्वस्तीकरण के 1000 साल के इतिहास को पुनर् आजादी के साथ जीवित करते हुए लोगों की आस्था, उप प्रधानमंत्री वैसे तो राजनीति में सीनियर थे, उम्र में भी बड़े थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लिया कि जन सहयोग से हमारे ऐसे ध्वस्त हुए मान बिंदुओं को पुनर्स्थापित करना चाहिए था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने कहा था कि ये मत करो और मैं आऊँगा भी नहीं। अब बताओ, सोमनाथ के मंदिर का अगर हम अस्तित्व नकारेंगे तो हम देश की आज़ादी से क्या संबंध रखेंगे? तो ये इसी का परिणाम रहा कि राम मंदिर के मामले में जिस ढंग की भूमिका रही है, हमारे कृष्ण मंदिर के बारे में जो कांग्रेस की भावना है, ये केवल तुष्टीकरण की नीति करते गए। इसलिए इस तरह से जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए तीसरी बार सरकार से बाहर है। जो अंदर के भाव, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक तोड़ निकाल लिया है। ये तोड़ तो हमेशा निकालते हैं। इसलिए आप बताइए, कांग्रेस के बड़े नेता 4 पीढ़ी से शासन में है, लेकिन दिल्ली से सांसद का चुनाव लड़ने में डरते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जहाँ की जनता जागरूक है। इसलिए अमेठी, रायबरेली 4-4, 5-5 पीढ़ी हो जाती है, वहाँ कोई विकास नहीं करते, वहाँ भी हारते तो वायनाड भागते हैं। तो ये जो वर्तमान, लेकिन इस बार तो जातिगत जनगणना के ऊपर बड़ी जोर डालकर बात हो रही है। आप बताइए, बंद तो उनने कराई थी। 1936 में अंग्रेजों ने जो जातिगत जनगणना चालू की थी, 1953 में नेहरू जी ने बंद कराई। नेहरू जी ने सरकार चलाई, उसके बाद बीजेपी का स्टैंड तो जातिगत जनगणना के पक्ष में भी कभी नहीं था। फिर दोबारा बोल रहे हैं, बीजेपी का स्टैंड नहीं होता तो बीजेपी कैसे लाती है? बीजेपी ने ऐसा नहीं, बीजेपी इस मामले में शुरू से स्पष्ट थी
बीजेपी ने कभी इस बात में सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कौन करता है? बीजेपी तो करती। अगर सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हो रही है तो फिर सभी को खांचों में बांट के क्यों देखना? खांचे में कहाँ बांट के देखते हैं? जब सबका साथ सबका विकास की बात है तो फिर जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों है? दोबारा बोलना चाहूंगा, अगर आपने जातिगत जनगणना की बात कही है तो जातिगत जनगणना में केवल हिंदू समाज की जातियां नहीं है, मुस्लिम समाज की जातियां कहाँ जाएगी? आप उस पर क्यों चुप हो जाते हो? मुस्लिम समाज में भी नायते, पुंजारे, कुंजड़े, भटरे 25 जातियां हैं, उनकी भी गिनती हो। ये अच्छा, लेकिन ये भी कमाल है ना, ये भारत में ही शायद संभव है कि हम भारत बुद्ध के पद चिन्हों पर चलने वाला देश भी है, लेकिन वही भारत गांडीव उठाने वाला देश भी है। वो तो है ही ना। हम तो इस बात को इस तरह से माने कि देश का दर्शन तो सदैव दुनिया को आकर्षित करता है, इसलिए हम अपने इस देश के अंदर वसुदेव कुटुंबकम की भावना देखते हैं। अच्छा, मुझे मोहन जी एक बात बताएं कि वैसे तो संघ से जुड़े हुए बहुत से नेताओं से मैं मिली हूँ, और अब जो बीजेपी में एक परंपरा से दिखाई दे रही है कि जिस व्यक्ति का संघ से कोई जुड़ाव होता है उसका सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ये जो वाक्पटुता है, ये जो वाणी है, ये बोलने की कला है, ये जो संस्कार है जिसमें सनातन का सम्मिश्रण दिखाई देता है, और राजनीति का पुट तो खैर है ही, तो ये सब शाखा में ही सिखाया जाता है, कक्षाओं में सिखाया जाता है। राष्ट्रभक्ति का पाठ शाखा में सिखाया जाता है, और शाखा से निकले हुए स्वयंसेवकों के लिए केवल भाजपा नहीं, कई सारे मित्र कांग्रेस में भी है, तब भी संघ उसमें प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो जहाँ भी है लोकतंत्र के लिए है। इसलिए इसका संघ का भाव केवल इतना है कि हम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अपने देशभक्त नागरिक बनाएं। इसलिए भाजपा में भी आए या न भी आए, आपको राजनीति में तो दिख रहे हैं। आप लाइन से देखिए, मोहम्मद करीम छागला, ये तो हाई कोर्ट के जज थे ना, उनकी टिप्पणी क्या थी आप पढ़िए। उन्होंने खुल करके कहा था कि हाँ, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण से हमारे देश के अंदर देशभक्ति की बयार आ रही है। आप याद करिए जयप्रकाश नारायण जी को, वो तो कभी जीवन में पहले वो तो कांग्रेस के नेता रहे आजादी के पहले से ही और 77 तक भी, लेकिन जब लोकतंत्र पे खतरा आया तब सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि हाँ, लोकतंत्र के मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भूमिका है वो पूजनीय है, वंदनीय है। इसलिए उन्होंने कहा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जो भाव है, इस भाव को जागृत करने का काम संघ करता है। अच्छा, इसमें योग की भी कोई भूमिका होती है? मैं वापस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लेकर आ रही हूँ। इसमें योग की भी कोई भूमिका होती है क्या? ये संयोग से नहीं होती है, पूर्व नियोजित होती है। जैसे योग से हमारा, जब हम अपने जीवन की बात करें, आप बताइए किसी भी पूजा में बैठिए, हमारी सनातन संस्कृति की, आपको वो पंच तत्वों की पूजा कराते कि नहीं कराते? धरती, बल्कि और आगे, अब नवग्रह की कराते हैं, वो तो पृथ्वी से भी आगे जाते हैं। और जल में जीवन है, इसलिए जल को कभी अवॉइड नहीं करते, जल देवता की स्थापना कराते हैं। तो हमारी संस्कृति तो इतनी अच्छी है, और बल्कि प्राणायाम से शुद्धि कराते हैं। प्राणायाम की कक्षा हो जाए, आप भी कराइए अनुलोम विलोम। अच्छा, कपालभाति अक्सर ये कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे अच्छा है कपालभाति। भस्त्रिका भी है। भस्त्रिका, आप क्या करेंगे, भस्त्रिका या कपालभाति? मैं तो जो भी आप चाहो, जो आप करवाएंगे वो आज मैं करूंगी। मैंने कहा ना शुरुआत में, आज शिक्षक की भूमिका में आप हैं। मैं ऐसी धृष्टता नहीं कर सकता हूँ। हाँ। आप बाबा रामदेव की शिष्या है, तो मैं उनको ही प्रणाम करता हूँ, आपको ही प्रणाम, आपके माध्यम से उनको प्रणाम करता हूँ। अच्छा मोहन जी, एक भुजंग आसन हम करते हैं, क्योंकि मैंने देखा आपके हाथों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो देखते हैं जरा एक चैलेंज दर्शक भी देखें, क्योंकि हर दिन हम उन्हें चैलेंज देते हैं और हमसे जो हमें भी ये चैलेंज मिलता है कि हम कितने भुजंग आसन कर सकते हैं जी। तो टाइमर शुरू किया जाए। चले, शुरुआत आप ही से। जहां आप रुकेंगे वहीं मैं रुकूंगी भुजंग आसन में। 1 2 3 4 10 कितने आप आसन, जैसे मैं फास्ट भी लगा सकती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरफ से। नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना है। नहीं अगर करना आप आसन कर रहे हैं ना, हाँ, तो आसन में रहिए, वो एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा, एक्सरसाइज और आसन में अंतर है, तो इसलिए आसन करना, तो आसन की मुद्रा का आनंद लेना है। तो
इसके आसन के जैसे ये हो गया हमारा भुजंगासन। भुजंगासन। अब इसमें सर्पासन भी होता है। जैसे आप सर्पासन करके बताएं कुछ जैसे थोड़ा? जितने फन वाले सारुप हैं जी। वो तो ऐसे ही करके करेंगे, जैसे इसे देख करके। लेकिन सर्पासन में क्या होता है, जैसे करेत है, हाँ। वो करेत को इतना ही चलेगा, ऐसे ऐसे देखता है ना सर। हाँ। ये देखिए आप इसको, आप जितना आ सकते हैं आइए देखो। अच्छा, किसी भी आसन को हम जितनी देर होल्ड करके रखते हैं उसमें उसकी कैपेसिटी का और पता चलता है। कैपेसिटी का फर्क पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आसन का कोई एक आसन को ही आप साधोगे तो बात नहीं बनेगी। इसमें अलग अलग अवस्था जी, और कोई और नहीं। अब इसमें नौका आसन है। अब जैसे नौका आसन है, ये बड़ा मजेदार है। हाँ। तो नौका आसन में हम जैसे नौका चलती है ऐसे, ठीक है, बीच में से इसमें दोलायमान नौकासन भी है। अच्छा, लहरें आ रही है। ये लहरें आ रही हैं। हाँ। ये फिर धनुरासन। बहुत सारे हैं। आज तो वाकई में बहुत से लोगों से मिली जो कहते हैं वो योग करते हैं, क्योंकि आप नियमित करते हैं और बचपन से करते आ रहे हैं। तो आप केवल आसन नहीं, उस आसन के पीछे का जो विज्ञान है उसे भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन योग जो है, आयुर्वेद, उत्तम दिनचर्या और खान पान के बिना उसका भी पूरा लाभ नहीं मिलता। तो समय तो हो गया है, मुझे लगता है कर देना चाहिए योग अभ्यास, राजनीतिक चर्चा। अब थोड़ी सी ब्रेकफास्ट की टेबल पर। बिल्कुल। मोहन जी, आपने भरपूर योग करवा लिया, खूब पसीना बहा लिया हमने, और उसके बाद फिर आप प्लेट में सजा के दे रहे हैं पपीता और ये खरबूजा। हाँ? अरे ये तो यही प्राण तत्व है। अच्छा, लोग ये बहुत कहते हैं मोहन जी कि मतलब जब बड़े बड़े पद पर बड़े व्यक्ति बन जाते हैं ना जी, तो सबसे ज्यादा शौक किसी को क्या होता है कि ना अलग अलग किस्मों का खाना, अलग अलग देशों का खाना, पकवान, व्यंजन। जो सबसे बड़ी भूख है वो तो खाने की ही भूख है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जितना मैं इंसान को समझती हूँ। बराबर। आपका मैं देख रही हूँ थोड़े से स्प्राउट और थोड़े से फल है ना और अनार। शुरू से ही आपका यही आहार रहा है? हाँ, संतुलित। थोड़ा सा बचते हैं। थोड़ा बताएं आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? ऐसे रूटीन में जैसे आपने देखा, आज हमने अपना निवृत्ति के बाद और अपने योगासन प्राणायाम जो नियमित करना है, और पूजा पाठ भी आप नियमित करते हैं, वो भी मैंने देखा। गौ सेवा की। गौ सेवा, अच्छा, गौ सेवा से मुझे एक सवाल याद आया। प्रधानमंत्री जी अपने आप को चाय वाला कहते हैं और मोहन जी अपने आप को गाय वाला कहते हैं। जो गाय पाले वो गोपाल। हम तो गोपाल कृष्ण वाले हैं ही। तो भगवान कृष्ण के साथ ये बहुत अच्छा संदर्भ जुड़ा हुआ है। और गौ माता को 33 करोड़ देवी देवता का वास माना जाता है। हमारी मूल माँ जिसने हमको जन्म दिया है, उसके पुण्य के बराबर थोड़ा ज्यादा ही पुण्य गौ माता के पास है जी, कि वो अपने बच्चों को भी पालती है और हमारे लिए भी दूध देती है। और मैं आम लोगों की बात नहीं करूंगी, मैं आलोचकों की बात करूंगी। आलोचक जो है वो क्या कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी हर चीज जो है वो कैमरे के लिए कर रहे हैं या दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये भी उनके नियमित दिनचर्या में से है, ये आपकी भी नियमित दिनचर्या में से है। जिस तरीके का भोजन आप कर रहे हैं, इस तरीके का भोजन हमारे आयुर्वेद में, हमारे संस्कृति में है। वो तमाम लोग जो युवा है कहते हैं कि वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ने से परेशान हैं, वो फिर क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? डायबिटीज हो जाना, शुगर के अलावा बीपी हो जाना,
थायराइड हो जाना, ये सब तो बड़ी आम बीमारियां हो गई हैं, हर घर की बीमारी हो गई है। अब पंजाब में जाइए, इतना बड़ा लस्सी का गिलास, इतना सारा खाना, पराठा, मक्खन, लेकिन पसंद है आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पचाने का दम चाहिए। वो मेहनत करते इतनी कस के, तो उनके लिए सब वो छूट है। अगर हम उतना सब कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। ले लो ना, आम अच्छा है, क्या उसमें आम है? हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैंने एक और चीज देखी कि आप ना कोई बाहरी आडंबर नहीं है आपका, सादा सा खाना, सादा सा जीवन। आप यहाँ पर हैं, परिवार आपका कोई पढ़ रहा है, कोई उज्जैन में है, आप एक संतुलित से बिना किसी बड़े आभा मंडल की एक दिनचर्या आप व्यतीत करते हैं। चाय भी पीने का मन होगा तो किसी चाय वाले की दुकान पर खड़े हो जाएंगे, फिर पेटीएम आप करने लगते हैं, यूपीआई से आप पेमेंट करते हैं, आप कहीं भी सड़क पे उतर के भुट्टा खाने लगते हैं। एक सीएम के तौर पर आप ये कनेक्ट बनाने के लिए करते हैं या पहले से ही आपके व्यवहार में ये चीजें थी? देखो, हमारे यहाँ संघ से, भाजपा से, संगठन से काम करते करते एक आदत डाली है, आप अपने आप को जो काम आप बड़े से बड़ा कर लो, लेकिन दिखावा करने की जरूरत नहीं है, उससे बचना चाहिए। जैसे 2003 में मुझे पहली बार टिकट मिला था, विधानसभा की टिकट, और उस समय बी फॉर्म मेरा उज्जैन आ गया, मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ, लेकिन हमारी पार्टी के वरिष्ठों ने कहा कि जरा आपकी उम्र कम है अभी, मैं उस समय 35 साल का था, ये जरा 20 साल बड़े हैं, इनको दे दो। हमने कहा ठीक है, चलो उनको दे दो, कोई परेशानी नहीं, हम वापस आ गए। इतनी कैजुअली? हाँ, उसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई गुस्सा नहीं, कोई तनाव नहीं, हमने उनके लिए काम किया, अच्छे से जीता है उनको। हर नेता का ना, या हर व्यक्ति का भी एक एंड गेम होता है। आज आप अपने जीवन को देखते हैं या जिस पोस्ट पर आप है, पोजीशन पर हैं, आप मध्य प्रदेश के लिए क्या सोचते हैं, क्या संकल्प है आपके जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का नंबर 1 का राज्य बने, अलग अलग क्षेत्रों में, इसलिए हम समान रूप से सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि हम धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें भी पा रहे हैं, जिसके आधार पर राज्य हमारे एक बेहतर से बेहतर सुशासन की तरफ बढ़ सके। लेकिन इंदौर जैसी घटनाएं जब सामने आती हैं, गलत कारणों की वजह से ही मध्य प्रदेश आजकल बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में है। इंदौर की खबर तो आप जानते ही हैं। देखिए, भगवान राम के जीवन में भी कठिन समय आया था, जब सीता माता का अपहरण हुआ था। रावण तो हर राज्य में हर समय रहेंगे, कंस हर समय रहेंगे, लेकिन राम राज्य भी उसी समय होता है ना। तो लेकिन हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर जो संचालन हम करते हैं, उसको हम अपने इस विशाल परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। हर घटना को तो नहीं रोक सकते, लेकिन घटना के पीछे इन्वेस्टिगेशन में तुरंत जिस ढंग से सरकार ने तत्परता से मेघालय पुलिस की भी मदद की, उनको हमारे यहाँ से आदमी उठा के दिए, ये हमारी पारदर्शिता होना चाहिए। नहीं, लेकिन आपका एक बयान है जिस पे थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। आपने ये कह दिया कि नवविवाहित जोड़ों को कहीं दूर ही नहीं भेजना चाहिए, कहीं दूर हनीमून पे नहीं भेजना चाहिए। नहीं, ऐसा है, ये विवाद ऐसा नहीं है, थोड़ा उसका अंतर मैं बताता हूँ। आपने देखा कि वो खुद भी नहीं जाना चाहते थे जहाँ वो गए। हाँ, लड़का तो अभी तक जो खबर है, लड़का तो नहीं जाना चाहता था। मेरी बात आप समझ गए ना? तो हम तो अपने उस भाव से, उस दृष्टिकोण से कह रहे थे। अच्छा मोहन जी, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, तो हमने योगाभ्यास से शुरुआत की, हमने राजनीतिक चर्चा की, हमने कुछ आपके जीवन से जुड़े हुए पहलुओं पे बात की, लेकिन अब हिस्सा आता है थोड़ा सा रैपिड फायर का। अब आप इसको रैपिडली करना चाहें या थोड़ा ब्रीफ में आंसर देते हुए करना चाहिए, आपके ऊपर है। मोहन यादव जी का योग में सबसे पसंदीदा आसन कौन सा है? शीर्षासन। शीर्षासन। आयुर्वेद का एक नुस्खा जो आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेद का कोई एक नुस्खा। जैसे चोट भी लग जाए जी, तो हल्दी की पट्टी लगा लो। हल्दी की पट्टी आप खुद भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हो जाता है। आपकी सबसे पसंदीदा किताब, मेरे दर्शक जानते ही हैं कि आप पढ़ने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है?
द्वारका का सूर्यास्त बहुत अच्छी पुस्तक है। द्वारका का सूर्यास्त। सूर्यास्त भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उनके शरीर छोड़ने तक की सारी कहानी उसमें बहुत अच्छे ढंग से लिखी। मूल दिनकर जोशी है, ये बहुत अच्छे गुजराती लेखक है। 2 पुस्तक है, एक द्वारका का सूर्यास्त, जब भगवान कृष्ण की सारी कहानियाँ उनके एक तरह से बैक हिस्ट्री के नाते से उनको नायक मान के बनाई गई। दूसरी एक भगवान ने जब शरीर छोड़ दिया तो जो भगवान से जिस समय किसी न किसी कारण से 19 से 20 से जिनके भी संबंध थे, बाद में वो स्मरण करते हुए भगवान से एक बार फिर मिलकर के माफी मांगना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? कोशिश करता हूं, अगर ना आए तो अच्छा है। आता तो होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं आता है। हाँ। लेकिन व्यवस्था के खिलाफ जो जाता है मुझे अटपटा लगता है। लेकिन विपक्षी दल में आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन है? एक नाम ध्यान में आता है जो अब नहीं है, दिवंगत हो गए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। क्या? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह जी की वो बात अच्छी लगती है कि जब वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूसरी बार जब वो सरकार में जाने वाले थे चुनाव के लिए, तो उनने खुल करके लोकसभा में माननीय मोदी जी की प्रशंसा की थी कि आपने सरकार बहुत अच्छी चलाई है, मैं आपको शुभकामना देता हूँ। सनातन का कोई एक सूत्र या कोई एक श्लोक जो आपके अपने जीवन के बड़े नजदीक है? सनातन की इतनी बड़ी विराट माया है कि उसमें से कहाँ पकड़ेंगे। फिर भी जब भी आप पजल्ड होते हो या परेशान होते हो या कोई निर्णय लेना होता हो, सही गलत के बीच में कोई आकलन करना होता है, शुरुआत में गीता के जो कहा है, ये तो धर्मस्य ततो जय, यतो धर्मो ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जय। तो हम परमात्मा हमको धर्म मार्ग पे चलाए तो विजय निश्चित। राखी आने वाली है, लाडली बहनों को राखी पर क्या शगुन देने जा रहे हैं? 250 रुपये फिर बढ़ाने वाले हैं हम। 250 रुपये का विशेष हमारी बहनों को हम अपना 250 में जब आया था तब 1000 था, तो इस साल हमने 1250 किया था। रक्षाबंधन पे 250 विशेष रूप से दिया था, इस वर्ष भी 250 विशेष रूप से देने वाले हैं। एक और सवाल कि अभी मोदी सरकार अपने 11 साल का लेखा जोखा पूरा देश के सामने रख रही है। मोदी सरकार के 11 सालों में कोई एक ऐसी योजना जिससे आप ये कहें गेम चेंजर योजना थी? मोदी जी के तो पूरा शासन काल ये अद्भुत रहा है, और जैसा उनका स्वभाव भी है, वो देश हित में इतने बड़े बड़े और कड़े फैसले लेते हैं जिसका अंततः बाद में हमको सबको समझ में आता है कि कितना बड़ा महत्व का फैसला है। माननीय मोदी जी ने धारा 370 हटाई, उसी दिन से देश ने पूरी अपनी धारा बदल ली। अंतिम प्रश्न, बुलडोजर नीति आपको पसंद है या नहीं पसंद है? मैं बुलडोजर नीति में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन अगर अवैध किसी का मकान है और कारपोरेशन डिसाइड करती है, महापौर और बाकी MIC डिसाइड करती है, और उनको लगता है तो वो केवल इसलिए किसी का मकान नहीं तोड़ा जाना चाहिए कि 2, 3, 4, 5 केस है उसके ऊपर, केस का फैसला तो कोर्ट देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वेद अवैध का फैसला तो नगर निगम नगर पालिका करती है, वो करे। मोहन जी, आपसे चर्चा करके, बातचीत करके बिल्कुल अपने जैसा ही अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि शीर्ष पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी सामान्य रूप से जीवन जी सकता है। आपके व्यक्तित्व से केवल वही सामान्य जो भाव है वो छलकते हैं। इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करूंगी। बहुत धन्यवाद, आपका भी अच्छा लगा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई बड़े टेलीविजन चैनल के एंकर से बात कर रहा हूँ, हमारी बेटी बहन से बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत धन्यवाद। मोहन जी, एक योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक संदेश जो आप इस वक्त इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों को देना। आइए हम सब योग करें और निरोग रहें। योग दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।